जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का चौधरी एएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल चौहान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो हमने एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, ज्योग्राफी क्लास 6। तो आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो इसके एमसीक्यू जो आपके हैं यूपीएससी और पीसीएस बेस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला चैप्टर जो आपका सौरमंडल में पृथ्वी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर एनालिसिस की सीरीज आपको अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। वहां पर हमने सभी 8 चैप्टर जो हैं उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद अगर आप आकर यहाँ पर एमसीक्यू वाली सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 आपको स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जो हमारा विषुवत है वो कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है? तो वो 0 डिग्री अक्षांश को। विषुवत से उत्तरी या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। फिर से दोहराएं कि अक्षांश किसे कहते हैं हम? तो विषुवत से उत्तरी या दक्षिण की कोणीय दूरी जो होती है उसी के माप को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। विषुवत से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। जो हमारा विषुवत है उसको हम क्या करते हैं? दोनों ध्रुवों की ओर मापते हैं। और किस में मापते हैं? अंशों में मापते हैं। विषुवत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हम किसको कहते हैं? तो विषुवत वृत्त जो है हमारा, उससे ध्रुवों तक स्थित जो सभी समांतर वृत्त हैं उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त जो है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है? जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? किन बिंदुओं को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को हम क्या कहते हैं? आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। पृथ्वी की आकृति जो है वो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका क्या है? कोई भी किनारा नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर गोल चीज होती है तो उसका किनारा कभी भी नहीं होता। जहां से कोई दूरी नापी जा सके, जब किनारा ही नहीं है तो दूरी हम कहां से नापेंगे? किंतु फिर भी पृथ्वी पर 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव निश्चित है। हमारी पृथ्वी गोल होने के बावजूद भी हमने 2 बिंदु निर्धारित कर रखे हैं, और कौन कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सूची है, टेबल 1 और टेबल 2 आपको दी गई है, और उनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है, यानी आपको चेक करना है कि कौन सी का मिलान किस साइड होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4 और 1। जो ए है उसका आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आएगा 23 सही 1/2 उत्तर। फिर आपका है मकर रेखा, और मकर रेखा का आपका क्या आएगा? 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। फिर आपका आता है उत्तर ध्रुव वर्त, और इसका आपका आंसर क्या होगा? 66 सही 1/2 उत्तर। और फिर आपका लास्ट में बचता है दक्षिण ध्रुव वृत्त, और इसका मान क्या होगा? 66 सही 1/2 दक्षिण। इसका और एक्सप्लेन कर लेते हैं। विषुवत वृत्त क्या होता है हमारा? 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव क्या होता है हमारा? 90 डिग्री उत्तर। दक्षिण ध्रुव क्या होता है हमारा? 90 डिग्री दक्षिण। इसके अतिरिक्त हमारी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी बच जाती हैं। 3 तो आपकी ये हो गई, कौन कौन सी? विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसमें सिंपल सा है, आप विषुवत वृत्त को याद रख सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश इसको माना जाता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो है इसको आप याद रखें, उत्तर आपका 90 डिग्री हो जाएगा उत्तर, और दक्षिण के आगे आप 90 डिग्री लगा दें, 90 डिग्री दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, उसका मान कितना है? 23 सही 1/2 उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में है, उसका मान कितना होगा? मकर रेखा जो है उसका
तो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण, और विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 उत्तर में क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से भी हम जानते हैं। और चौथे नंबर पे आपका क्या रह जाता है, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसमें विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 दक्षिण की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका क्या है, दक्षिण ध्रुव वृत्त है, और इसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं और दक्षिण ध्रुव वृत्त को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। तो पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। और दूसरा और तीसरा आपका गलत क्यों है, तो चलिए उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कर्क रेखा और जो मकर रेखा हमारे उसके बीच के जो सभी अक्षांश हैं वो सूर्य वर्ष में क्या करता है, हमारा एक बार दोपहर में बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है उस टाइम में, उष्मा या फिर गर्मी होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध हम किसको कहते हैं, तो हमारी कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसके बीच के जो सभी अक्षांश हैं वहां पर क्या करता है, साल में सूर्य जो है एक बार दोपहर में क्या होता है, बिल्कुल हमारा सिर जो होता है, जब हम खड़े होंगे तो हमारे सिर के बिल्कुल सीधे ऊपर होता है हमारा सूर्य है, और उस टाइम में क्या होता है, उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो है हीट प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, और उसी को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है उस टाइम में, मध्यम रहता है, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर अगर हम बात करें शीत कटिबंध की, तो शीत कटिबंध हम किसको कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है, दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में उस टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। क्यों होती है ठंड उस टाइम में, क्योंकि जो सूर्य जो है वो क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, और इसी कारण वहां पर क्या है, जो सूर्य की किरणें वो नहीं पहुंच पाती, और इस क्षेत्र में उस टाइम में क्या होती है, ठंड बहुत होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर फिर से आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, और पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी आपकी सही स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दी गई है। अक्षांश रेखाएं हम किसको कहते हैं, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो हमारे समांतर वृत्त होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो क्या होता है, अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो याद रखिए, उत्तरी अक्षांश हम किसको कहते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों को हम किस में मापते हैं, तो अक्षांशों को हम हमेशा अंशों में मापा जाता है। तो अक्षांशों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर होती है। तो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो उत्तर ध्रुव है जो और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का नाम पूछा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, देशांतरीय यामोत्तर, या फिर देशांतरीय रेखाएं जिसको हम बोलते हैं। यामोत्तर और आपकी रेखाएं जो है वो सेम होती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, देशांतरीय यामोत्तर या फिर देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति को बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो देशांतरी यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी जो है उसका डिस्टेंस जो है इन ध्रुवों के बीच का वो कितना है।
देशांतरों को किसमें मापते हैं हम, तो अंशों में इनको मापा जाता है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो 111 एग्जैक्ट जो है वो आपकी 111.321 किलोमीटर होती है। और यह ध्रुवों की तरफ क्रम से क्या होती है, जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यहां पर आपको क्या किया गया है, तीन स्टेटमेंट आपको फिर से दे दी गई है। कौन कौन सी, पहले स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और तीसरी स्टेटमेंट में आपको क्या कहा गया है, देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको आराम से देख लें कि इनको जो है पूछा गया है कि तीनों स्टेटमेंट में से आपकी जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऊपर हमने अभी तीनों जो स्टेटमेंट देखी वो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं आपकी। देशांतर जो है वो यमोत्तर अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों की तरफ जब हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। एक जब हम ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर इनका डिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। जहां सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलती हैं, तो जहां पर सभी जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो मिलेंगी वहां पर इनका मान क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं से विभिन्न देशांतरीय यामात्राओं की लंबाई समान होती है। जो हमारी अक्षांश रेखाओं से जो अलग देशांतरीय रेखाएं जो होती है हमारी, उनकी लंबाई उस टाइम में क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान का मानक समय जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं निर्धारित करने का आधार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमुख यामोत्तर। देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने क्या निश्चय किया, क्या निर्णय लिया गया कि ग्रीनविच जहां से ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को क्या किया जाए, प्रमुख यामोत्तर कहा जाए। इसका मान क्या रखा गया, 0 डिग्री देशांतर। इसका मतलब क्या है, यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना और यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इससे कितनी दूरी पर हम गणना करते हैं, तो 180 डिग्री पूर्व की गणना करते हैं और 180 डिग्री ही हम पश्चिम की तरफ गणना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। फिर से आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही होगी। तो पहली स्टेटमेंट है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती हैं। दूसरी है, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है क्योंकि पीछे हमने डिस्कस भी किया था। ये जो है दोनों भागों को समान भागों में बांट देती है और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर है वो क्या है, दोनों ही एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं। इसलिए कहा गया है कि जब हम गणना करते हैं तो एक साइड 80 डिग्री जा सकते हैं और दूसरी साइड भी हम 180 डिग्री जाना होगा। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। याद रखिएगा कौन से दो भागों में विभक्त करते हैं, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पू और पश्चिमी के लिए पै का उपयोग करते हैं। जब हम किसी देशांतर का समय जब हम देखते हैं, किसी स्थान का जब हम समय देखते हैं, तो इसीलिए हम उसी के आगे क्या लगाते हैं, पू या फिर पै लगाते हैं। और पू किसके लिए लगाया जाता है, पूर्व के लिए, और पै किसके लिए लगाया जाता है, पश्चिम के लिए। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर क्या है, एक ही रेखा के ऊपर दोनों स्थित हैं तथा 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। किसको कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा जाता है। याद रखिएगा इंटरनेशनल डेडलाइन किसको कहा जाता है,
180 डिग्री देशांतर रेखा को, या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। यहां पे फिर से आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और एक रीजन दे दिया गया है और पूछा गया है कि कथन सही है, कारण सही है, या कारण गलत है, कथन सही है, या दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही है। चलिए पहले से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। स्टेटमेंट आपकी ये है। रीजन क्या दिया गया है इसलिए वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिमी की ओर घूमती है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सही और कारण गलत है। जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिमी के स्थानों का समय पीछे होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन क्या दे दिया गया? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये स्टेट जो रीजन दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम में क्षेत्र में पड़ते हैं उनका समय क्या होगा? ग्रीनविच से पीछे होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मिनट। और 4 मिनट कैसे लग जाते हैं तो चलिए उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितनी घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, यानी कि एक चक्कर 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे पूरा कर लेती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 24 घंटे में कितनी घूमी हमारी पृथ्वी? 360 डिग्री। तो 24 घंटे इक्वल टू 360। और 1 घंटा अगर हम निकालना हो तो 1 घंटे को 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट इक्वल टू हम 15 डिग्री रखेंगे तो 1 डिग्री निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जब हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री का मान 4 मिनट। कितना समय आ गया हमारा? 4 मिनट। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 ही मिनट लगते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा कर लेती है खुद की। तो कितना हो जाएगा आपका? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। 24 घंटे में कितनी घूमती है? 360। 1 घंटे का निकालेंगे तो 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। उसके बाद में 1 घंटे में हमारे पास कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और 60 मिनट को जब हम 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर सिर्फ 60 ही मिनट होती हैं, तो 60 मिनट को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री का कितना आ जाएगा? 4 मिनट। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 ही मिनट लगते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस समय के समय में कितना अंतर होगा? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा 20 मिनट। तो इसको भी चलिए थोड़ा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि 1 घंटा और 20 मिनट के पीछे लॉजिक क्या है। तो पीछे हमने देखा था कि जब हमारी पृथ्वी जो है अपना एक अक्ष कितने अपने परिक्रमा कितने देर में पूरा कर लेती है? 24 घंटे में कर लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है। हमने पीछे भी डिस्कस करा है अच्छे से। उसमें कितना टाइम लगा रहा था हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में? 4 मिनट का। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 डिग्री देशांतर घूमने पे हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। और पूछा क्या गया है कि 20 डिग्री देशांतर, तो 20 डिग्री घूमने के लिए हमारी पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो पीछे इतना अच्छे से आपके सामने डिटेल से डिस्कस किया है। तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 20 डिग्री घूमने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 80 मिनट। और जब 80 मिनट को हम घंटे में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहां पर आपका 60 मिनट का 1 घंटा हो गया और 20 मिनट आपके बचे, तो 1 घंटा 20 मिनट। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर 1 बजकर 20 मिनट हो गए होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस यामोत्तर, यामोत्तर को हम देशांतर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, किस यामोत्तर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 82 30 पूर्व। 82 डिग्री 30 जो है पूर्व, उसको क्या माना जाता है? भारत का स्थानीय समय या फिर स्टैंडर्ड टाइम उसको माना जाता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर ही, तो हमारे भारत के अंदर ही टाइम का काफी डिफरेंस है एक स्थान से दूसरे स्थान का। और वो कौन कौन से स्थान है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका, जो गुजरात के अंदर द्वारका है, और असम के अंदर जो हमारा डिब्रूगढ़ है, उसके स्थानीय समय की अगर हम बात करें तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। हमारे इंडिया के ही अंदर गुजरात और असम की अगर हम बात करें तो उनके टाइम में भी कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना जाता है। क्या कहा गया है? जो हमारा भारत का 82 सही 1/2 पूर्व जो है, उसी को इसलिए हमने क्या मान लिया? मानक यमोत्तर मान लिया। और जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरता है, ये जो मानक समय हमने माना 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व, ये कहाँ से होकर गुजरता है? तो हमारा गुजरात के अंदर जो इलाहाबाद है, उसके अंदर जो नैनी किसी जगह का नाम है, उसके पास से होकर ये गुजरता है। उसके बाद आज का आपका चैप्टर नंबर सेकंड, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है। भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो अब हमारे भारत की बात आ गई है और ग्रीनविच के समय की बात आ गई है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें तो काफी डिफरेंस है भाई। कितना है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 घंटे 30 मिनट का। जो हमारा भारत है और ग्रीनविच का जो समय है, उसमें 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच से कितना है? 82 सही 1/2 पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं, तब हमारे भारत में शाम हो चुकी होती है। और शाम का क्या टाइम हो रखा होता है उस टाइम में हमारे भारत के अंदर? 7:30, 7:30 का टाइम हो रखा होता है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वहां से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड था, उसके एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी प्रकार का, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपको डाउट रहता है, कोई क्यूरी हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास आपको प्लीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई आपके तैयारी कर रहा है यूपीएससी स्टेट पीसीएस की, तो अपनी तरफ से हम बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, तो उनके साथ हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं जो हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।